अमेरिकन आपदा में अवसर ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो खुद पर ही क्यों ना आई हो। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त भारत में है। इनका ये विजिट ऐसे टाइम पर हो रहा है जब यूएस ईरान की डील करवाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने पाकिस्तान के सिपह सलार मौलाना सैयद आसिम मुनीर ईरान में है। यूं तो मार्को रूबियो ये विजिट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, पर असल मकसद यहाँ पर इनका वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल को न्यू कोटेशंस के साथ न्यू डील में सेट करना है। और वो इसलिए क्योंकि यूएस ने अभी जल्दी ही दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व को अपने कब्जे में लिया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है वेनेजुएला की। वेनेजुएला इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका है थैंक्स टू यूएस ईरान वॉर। वैसे तो तेल भारत अभी भी सबसे ज्यादा रशिया से ही परचेज कर रहा है, पर यह सब यूएस के रहमो करम पर हो पा रहा है। बात चुभने वाली है, पर बात यही सही है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम जब यूरोपियंस ने रशियन एनर्जी खरीदनी बंद कर दी थी, रशिया पर भारी सैंक्शंस लगे हुए थे, तो यूएस ने ही भारत को बोला था कि वो रशिया से ऑयल परचेज करता रहे ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर जब भारत पाकिस्तान की वॉर में सीज फायर को लेकर ट्रंप को क्रेडिट नहीं मिला तो ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया, जिस वजह से उसी यूएस ने रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए भारत पर 25% के अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए। फिर एक वक्त आया जब यूएस ईरान टैरिफ निगोशिएट कर रहे थे, भारत रशिया से ऑयल परचेज को कम करने की बात मान जाता है। बदले में यूएस 50% टैरिफ को कम करके 18% तक ले जाने को तैयार हो जाता है। ये सब किस्सा चल ही रहा होता है कि उसी बीच यूएस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाती है, ट्रंप के टैरिफ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और ट्रंप की टैरिफ बकौती अपने आप खत्म हो जाती है। जो टैरिफ 18% करके यूएस भारत पर एहसान दिखा रहा था, वो टैरिफ यूएस के सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद अपने आप 10% पर आ जाते हैं। फिर इधर यूएस ईरान की वॉर शुरू हो जाती है। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है, काल का पहिया फिर घूमता है। वही सिचुएशन आ जाती है जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के टाइम हुई थी। वर्ल्ड फिर से ऑयल क्राइसिस झेलने लगता है। यूएस को मजबूरन बैलेंस बनाए रखने के लिए रशिया से 1 महीने के लिए सैंक्शंस हटाने पड़ते हैं ताकि ऑयल मार्केट कोलैप्स ना करे। भारत, चाइना और बाकी के तमाम ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज वापस रशिया से ऑयल खरीदने लगते हैं। पिछले दिनों यूएस ने रशियन ऑयल पर सैंक्शन रिलीफ को 1 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया। अब 1 और महीने तक तेल की तलब रखने वाले देश रशिया से ऑयल और खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद क्या? तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। यूएस वापस कभी भी रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगा देगा और ये सोर्स अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए बात चुभने वाली जरूर थी, पर बात यही सही थी कि रशिया से ऑयल खरीदना या ना खरीदना ये यूएस के सैंक्शंस डिसाइड करते हैं। पर तेल की रिक्वायरमेंट ऐसी है जो इन तेल हंग्री कंट्रीज को कहीं ना कहीं से अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मजबूरी कर देती है। यूएस ये बात जानता है, इसलिए अब इसी चीज को यूएस लीवर की तरह यूज करना चाहता है। यूएस इस वक्त डेस्परेट है ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल में लेने के लिए। उसे पता है कि गल्फ का ऑयल अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है, इसलिए दुनिया अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। और ऐसे में यूएस वेनेजुएला का तेल अगर एक बार मार्केट में अपनी जगह बना लेता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, यूएस पैसा कमाना शुरू कर देगा। उसके बाद वो बड़े आराम से रशियन ऑयल पर वापस सैंक्शंस लगा देगा। और इसीलिए मार्को रूबियो भारत में है। यूएस पिच कर रहा है कि भारत, इवन चाइना भी अपने ऑयल डेफिसिट को यूएस वेनेजुएला के ऑयल से कवर करे। मार्को रूबियो कहते हैं कि हम इंडिया को जितना वो ऑयल चाहे उतना सप्लाई करने को तैयार हैं, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे वो आपदा खुद पर ही क्यों ना आई हो। अब देखिए, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल की डेट में खुल जाता है तो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। गल्फ का ऑयल फिर से धीरे धीरे अपनी मार्केट को पकड़ लेगा और उन कंडीशंस में यूएस को वेनेजुएला का ऑयल मार्केट में अगर कंपटीशन में डालना है तो भारत या चीन से वेनेजुएला का डिस्टेंस देखते हुए, उस पर आने वाली लॉजिस्टिक कॉस्ट को देखते हुए ऑयल की प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा कम रखना होगा, और ये यूएस के प्रॉफिट मार्जिन को भी कम कर देगा। मतलब आप समझिए, भारत से गल्फ का डिस्टेंस 1400 या 1500 किलोमीटर है, वहीं पे वेनेजुएला का डिस्टेंस 15,000 से 16,000 किलोमीटर है। लंबा डिस्टेंस है, तेल को वहां से यहाँ पहुंचने में समय लगेगा, इस पे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। इसलिए प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए प्राइस को कम रखना ही होगा। पर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और थोड़े लंबे समय तक बंद रहता है तो गल्फ के ऑयल का अल्टरनेटिव दुनिया के सामने यूएस वेनेजुएला का ऑयल ही होगा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कुछ दिन तक बंद रहे या अनिश्चित काल तक डिस्प्यूट में रहे, उसमें फायदा आप देखेंगे तो यूएस का ही देखने को मिल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि यूएस ईरान के साथ कभी भी अपनी डिमांड्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ना वो ईरान में इनरिच यूरेनियम छोड़ने को तैयार होगा, ना ही वो वॉर डैमेजेस पे करेगा, और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल में रहने देगा। इस वक्त आसिम मुनीर ईरान में है, कतर का भी एक डेलीगेशन ईरान में, बातचीत अपने पीक पर चल रही है, और ये वही वक्त होता है जब यूएस ईरान पर स्ट्राइक कर देता है।
आप पैटर्न देखेंगे तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो लास्ट ईयर हुआ था उस समय भी बातचीत अपने पीक पर थी, सॉल्यूशन बस निकलने ही वाला था। पता चला यूएस के B-2 बॉम्बर्स ईरान पर बॉम्ब्स गिरा है, बातचीत वहीं बंद। फिर इस साल देखिए बातचीत यहाँ पर भी अपने पीक पर थी, सॉल्यूशन निकल जाता। आज जो यूएस ईरान से डिमांड कर रहा है उस वक्त ईरान के तब के सुप्रीम लीडर अली अल खमनेई ऑलरेडी वो सब देने को तैयार थे, पर यूएस इजराइल का एपिक फ्यूरी शुरू हो जाता है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बातचीत फिर से अपने पीक पर है। आलम कुछ वैसा ही है जैसे पिछले 2 बार रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की वेडिंग स्किप कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा वॉशिंगटन में रहना जरूरी है। ईरान ने भी अपनी एयर स्पेस को मंडे तक के लिए बंद कर दी है, वीकेंड भी है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भारत में हैं। तमाम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर रीबैलेंसिंग करने आए हैं, पर मैं आपको ये बता दूं ये खेल तेल का है। तो एनीवे फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।